हेलो एवरीबॉडी। तो हम पढ़ रहे थे स्पेक्ट्रम मॉडर्न हिस्ट्री। तो काफ़ी सारे चैप्टर हम पढ़ चुके हैं। तो इससे पहले वाली चैप्टर में हम आपको मराठा के बारे में पढ़ा रहे थे। तो मराठा के बारे में हमने पढ़ाया कि भारत में अगर सबसे शक्तिशाली साम्राज्य मुग़ल के बाद अगर कोई स्थापित था तो वो मराठा सरदार ही था, मराठा सम्राट ही था, जो भारत पर पूरे एक छत्र भारत पर हुकूमत कर सकता था। लेकिन मराठाओं के अंदर भी, मराठाओं के नीतियों में, मराठाओं की आइडियोलॉजी में भी वही सब खराबियां थी, जो खराबियां जो है मुग़ल दरबार को पतन के कगार पर लेकर के आया। फिर उसके बाद हमने देखा कि मराठा की अगर हम बात करें तो इस तरह से हमने शुरू किया था कि मराठा के में देखें तो शिवाजी ने काफ़ी जो है औरंगजेब के साथ संघर्ष करते 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 अपने क्षेत्रीय प्रकाष्ठा को बनाए रखा, और क्षेत्रीय प्रकाष्ठा को बनाए रखने के साथ साथ वो चलता रहा। और फिर उसके बाद जब औरंगजेब चला गया, मराठा जो है थोड़ा कमज़ोर हो गया। फिर उसके बाद जो है मुग़ल भी पूरी तरीके से जो है ध्वस्त होना शुरू हुआ औरंगजेब की मृत्यु के बाद। शिवाजी के बाद जब मराठा कमज़ोर हुआ, फिर औरंगजेब की मृत्यु के बाद जो है मुग़ल पूरी तरीके से जो है छिन्न भिन्न होना शुरू हो गया। तो इस दौरान में हमने बताया था कि मुग़ल औरंगजेब के कैद में 17 साल तक जो है शिवाजी का पोता साहू जी 17 साल तक औरंगजेब की कैद में रहा था। तो फिर इज्जत से था, औरंगजेब की कैद में इज्जत से उसको रखा गया था। अब जब वहाँ से कैद से छूटने के बाद 17 साल की कैद के छूटने के बाद फिर वो उसकी ताराबाई जो थी, वो जो उसकी जो वहाँ पर मराठा सेना में जो है उसकी भी ये लालसा थी, वो अपना जो है राज्य स्थापित के लिए जो अपनी चीज़ों को जो है गलत तरीके से जो है गलत डायरेक्शन में चल रहा था। तो क्या हुआ कि अभी दोनों के बीच में टकराव था, ताराबाई और साहू जी के बीच में। तो ताराबाई साहू जी के बीच में ये टकराव में जो है साहू जी की जीत हुई इस वजह से, क्योंकि जो इनके जो मंत्री थे, साहू की जो मंत्री थे, इन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया। तो मंत्री के अच्छा काम की वजह से इनको जो है क्या किया, उनका नाम बालाजी विश्वनाथ, ठीक है, उनका नाम था बालाजी विश्वनाथ। तो बालाजी विश्वनाथ को जो है प्रधानमंत्री बना दिया, यानी कि पेशवा का पद जो है इन्होंने स्टार्ट कर दिया। पेशवा के पद के बारे में अगर बात करें तो ये पद वो था कि बालाजी विश्वनाथ को जब पेशवा के रूप में जब प्रशासनिक जो है ढांचा का पूरा सुपुर्द कर दिया गया, इनके हवाले कर दिया गया बाजीराव विश्वनाथ। तो बाजीराव विश्वनाथ ने मुग़ल के साथ जो है उनकी कमजोरियों का फ़ायदा उठाते हुए अपना क्षेत्र का विस्तार किया, काफ़ी लंबे टाइम तक विस्तार करता रहा। और फिर उसके बाद जो है काफ़ी सारे राज्यों का जो है सरदेशमुखी और चौथ वगैरह वसूल करके ये काफ़ी खुश रहा। फिर उसके बाद इनके बेटा इनके जगह पर आ गया बालाजी प्रथम। तो बालाजी प्रथम ने भी अपना राज्य को पूरी तरीके से पेशवा के रूप में जो है आगे बढ़ाता चला। अब फिर उसके बाद जो है बालाजी प्रथम की भी मृत्यु हो गई। फिर इनके बाद जो आ गए बालाजी विश्वनाथ, ठीक है, बालाजी फिर क्या आ गए, बालाजी उनका नाम क्या था, थोड़ा भूल रहा हूँ। तो ये आ गया। तो इनके आने के बाद फिर क्या हुआ, इन्होंने भी जो है इनके आते ही जो है साहू की मृत्यु हो गई। तो साहू की मृत्यु के होने के बाद जो है पेशवा का पद फिर क्या हो गया, पेशवा का पद हो गया अनुवांशिक हो गया। तो पेशवा की पद अनुवांशिक होने के बाद जो है अब जो है पेशवा पूरी तरीके से जो है अपना कंट्रोल के हिसाब से चीज़ें लेकर के चल रहा था। और फिर पूरी तरीके से ये भी बहुत आगे बढ़ा, और इतना आगे बढ़ा, अपने को इतना विस्तार किया, विस्तार करते करते जाकर के ये पंजाब से जाकर के भिड़ गया। तो पंजाब में उस वक्त जो शासन कर रहा था योगी था, जो पंजाब में शासन कर रहा था। तो अब्दाली के बारे में भी हम जानते हैं, अहमद शाह अब्दाली। तो जब मराठा के वो बाजीराव ने जब उसके ऊपर टकराया, उसके साथ जो है जब उनको चुनौती दी पंजाब के राज्य को, तो अब्दाली के साथ जो है फिर सीधा जो है टकराव हो गया। अब जब अब्दाली के साथ टकराव हुआ तो ये मराठा की सबसे बड़ी भूल थी। अब्दाली की सेना और फिर मराठा की सेना दोनों टकरा गई, और इसके साथ जो 28,000 सेना जो है मराठाओं की जो है रणभूमि में पानीपत की लड़ाई में जो है शहीद हो गए। और फिर उसके बाद जो है बड़े बड़े इनके जो शूरवीर थे मराठा सरदार की, ये सारे शहीद हो गए। और फिर उसके बाद चीज़ें क्या हो गया, अब अब्दाली जो है पूरी तरीके से हराने के बाद अब ये तय हो गया कि अब्दाली भी यहाँ शासन करने वाला था नहीं, लेकिन ऐसा एक वक्त लगने लगा कि अब पूरे भारत पर जो है अब्दाली छा जाएगा। लेकिन अब्दाली भी जो है सब छोड़ छाड़ के चला गया, और फिर उसके बाद मराठा भी पूरी तरीके से चकनाचूर हो गया। अब रास्ता क्लियर हो गया अंग्रेज़ों के लिए कि अब यहाँ पर शासन कौन करेगा, ठीक है। तो दोनों को नकार दिया, उत्तरी भारत में शक्ति शून्य पैदा हो गई। विभिन्न साम्राज्य आगामी 4 दशकों तक भरने का व्यर्थ प्रयास करते रहे। तो 40 साल तक, यानी कि शक्ति गैप हो गया, अब कौन कंट्रोल करेगा इतने बड़े भारत को। तो ये चीज़ें जो है समझ में नहीं आ रही थी। 40 साल तक जो है इस तरह से ये गैप रहा। इस प्रकार पानीपत के तीसरे युद्ध ने यह निर्णय कर दिया कि भारत में कौन शासन करेगा। फिर तो ये निर्णय कर दिया कि शासन कौन नहीं करेगा। मतलब लड़ाई हुई, ना अब्दाली का रहा, ना उसके बाद ना मराठा का रहा, यानी कि दोनों में से किसी का नहीं रहा। फिर उसके बाद क्या हुआ, युवा माधव राव 1761 में चौथे पेशवा के रूप में जो है
मराठा का भविष्य आजमाने के लिए आ गया और फिर योग मंत्री नाना फडणवीस की सहायता से 11 वर्षों की छोटी समयावधि तक संभालने में यह सफल रहा और 1771 में मराठाओं ने दिल्ली में शाह आलम मुगल शासक बनने में मदद की। लेकिन माधव राव की समय पूर्व मृत्यु ने फिर से असमंजस की स्थिति खड़ा कर दी। फिर माधव राव भी नहीं टिका बेचारा, इसके भी 1771 में मृत्यु हो गई और फिर जो है चीज़ें असमंजस में पड़ गई। लेकिन माधव राव की समय मृत्यु के बाद फिर चीज़ें बिगड़ गई और उत्तराधिकार की लड़ाई ने पूना में केंद्रीय सत्ता को फिर से प्रभावित किया। देखिए अब इतना सब कुछ बिगड़ने के बावजूद भी यहाँ पर लड़ाई झगड़ा आपस में बंद नहीं हो रहा है। तो पेशवा नियंत्रित मराठा 5 स्वतंत्र राज्यों जैसे बड़ोदरा, गायकवाड़, नागपुर, भोसले, इंदौर, होलकर, ग्वालियर, सिंधिया और पूना, पेशवा जो है पूरी तरीके से क्या हो गया, इन इतने सारे टुकड़ों में बढ़ गया। जो पेशवा इतना शक्तिशाली बनाया गया था, ये पेशवा इतने सारे टुकड़ों में बढ़ गया। कितने सारे टुकड़ों में देख सकते हो बड़ौदा, गायकवाड़, नागपुर, भोसले, इंदौर, होलकर, ग्वालियर, सिंधिया। तो इनमें सिंधिया और होलकर बेहद महत्वपूर्ण थे और महादजी सिंधिया बेहद मेधावी थे। लेकिन दिल्ली का नियंत्रण प्राप्त करने के पश्चात उन्होंने राजपूतों के साथ साथ अपनी प्रतिस्पर्धी होलकर और नाना फडणवीस को भी पराजित कर दिया और पूना की शक्ति प्राप्त कर ली। महादजी सिंधिया उस समय की मृत्यु हो गई 1794 में। जब यह प्रतीत होने लगा था कि साम्राज्य का निर्माण कर सकते हैं, तो महादजी की मृत्यु अपूर्णता क्षति थी और 1800 में नाना फडणवीस की मृत्यु के साथ मराठा शक्ति पुनर्जीवित होने की सारी संभावनाएं जो है समाप्त हो गई। तो हमने देखा मराठा का जो है पूरी तरीके से स्वाहा हो गया। अब दूसरा हम जाट के बारे में पढ़ेंगे। जाट एक कृषक समुदाय था और दिल्ली, मथुरा, आगरा के आसपास रहते थे और उन्होंने औरंगजेब की अत्याचारपूर्ण नीतियों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था और शुरुआती असफलताओं के पश्चात चूड़ामन और वदन सिंह भरतपुर जाट राज्य की स्थापना करने में सफल रहा। लेकिन सूरजमल के नेतृत्व में जाट शक्ति अपने सर्वोच्च शिखर पर पहुंचा और उसने न केवल कुशल प्रशासनिक व्यवस्था प्रदान किया अपितु राज्य की सीमाओं का भी बेहद विस्तार किया और उसके राज्य की सीमाएं पूर्व में गंगा से दक्षिण में चंबल तक लगती थी, जिससे आगरा, मथुरा सूबे तक ये शामिल था। हालांकि जाट राज्य 1763 में सूरजमल की मृत्यु के पश्चात पतन की ओर अग्रसर हो चला। तत्पश्चात राज्य छोटे छोटे जमींदारों से नियंत्रण छोटे से ये सभी बिखर गए। देख सकते हो, मतलब कोई भी शक्ति जो है सुदृढ़ नहीं हो रही है। सब में जो है इतनी प्रशासनिक गड़बड़ियाँ शुरू हो जा रही है, लड़ाई झगड़ा आपस में, कि सारा चीज़ जो है उल्टी दिशा में चलना शुरू हो जाता था। अब हम बात करेंगे सिख की। तो सिख की बात करें तो गुरु गोविंद सिंह ने सिख को उनके धर्म और स्वतंत्रता की रक्षा करने हेतु एक आक्रामक पंथ के रूप में रूपांतरित किया। बंदा बहादुर, जिसने 1708 में सिखों का नेतृत्व संभाला, पराजित हुआ, मारा गया। नादिर शाह अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण के संदर्भ में सिखों ने एक बार फिर अपनी सत्ता प्राप्त की। मतलब मुगल के ऊपर जब आक्रमण हुआ नादिर शाह अहमद शाह अब्दाली का, तो सिखों ने फिर से अपना सत्ता को केंद्रित किया और इस स्थिति में उन्होंने स्वयं को 12 मिसलों या संधियों में विभाजित किया, जिन्होंने राज्य के विभिन्न जो है राज्यों अपने शक्ति का प्रसार किया। तो एक शक्तिशाली और सुदृढ़ पंजाब राज्य की स्थापना करने में मिसलों ने जो है एक बहुत बड़ा भूमिका निभाया। इसका अच्छा सबसे बेहतरीन राजा श्री रंजीत सिंह हो जाता है, जो महासिंह के पुत्र थे और महासिंह सुकर चकिया मिसल के सरदार थे। रंजीत साम्राज्य के अंतर्गत सतलज से झेलम तक का क्षेत्र आता था और 1799 में लाहौर पर और 1802 में अमृतसर पर विजय प्राप्त की। अंग्रेजों के साथ अमृतसर की संधि के द्वारा रंजीत सिंह ने सतलज क्षेत्र पर अंग्रेजों के अधिकार को मान्यता प्रदान की। रंजीत सिंह ने एक दक्ष प्रशासन की व्यवस्था की, यूरोपियों की मदद से अपनी सेना को अत्यधिक आधुनिकीकृत किया। लेकिन अपने साम्राज्य के नज़दीक रंजीत सिंह को अंग्रेज द्वारा बाध्य करने पर शाह शुजा और ब्रिटिश कंपनी के साथ 1838 में एक त्रिपक्षीय संधि करनी पड़ी, जिससे के अंतर्गत शाह शुजा को काबिल के सिंहासन पर आसीन करने की दृष्टिगत रंजीत सिंह ब्रिटिश सेना को पंजाब के रास्ते जाने से राज्य को शासित नहीं कर पाया और उन्होंने अंग्रेज को सौंप दिया। अब चीज़ें फिर उल्टी चली। एक अच्छी नीति बनाई अंग्रेजों के साथ, जो है संधि रख करके अपने क्षेत्रीय प्रकाष्ठा को बरकरार रखा, सारी चीज़ें जो है अच्छे से तरीके से लेकर के चला। लेकिन रंजीत सिंह की मृत्यु के बाद फिर जो है पूरा जो है चीज़ें पंजाब की गड़बड़ हो गई और अंग्रेज की नज़र जो है यहाँ तक पड़ गई। फिर उसके बाद इसको भी अपने राज्य में बाद में मिला लिया था। रोहेल और बंगस पठान। तो रोहेलखंड और बंगस पठान के राज्यों का जन्म 17वीं शताब्दी में भारत और अफगान लोगों के प्रवास का परिणाम था। अफगानिस्तान में राजनीतिक और आर्थिक अस्थिरता के कारण 18वीं शताब्दी के मध्य में अफगानियों का भारत में बड़े पैमाने पर आवर्जन हुआ और नादिर शाह के आक्रमण के पश्चात उत्तर भारत में सत्ता के पतन का लाभ जो है अली मोहम्मद खान ने उठाया और छोटे से छोटे राज्य को रोहेलखंड की स्थापना की। एक छोटे से राज्य रोहेलखंड की स्थापना कर दी। तो यह क्षेत्र हिमालय के गिरिपाठ में उत्तर में कुमाऊं और दक्षिण में गंगा के मध्य अवस्थित था।
तो इस प्रकार गंगा की घाटी में रोहिला और बंगश पठानों ने अपने लिए स्वतंत्र राज्यों का निर्माण किया। दाऊद एक अफगानी सैनिक और उनके पुत्र अली मोहम्मद खान ने बेरली जिले में एक छोटी सी एस्टेट को रोहिलखंड नामक स्वतंत्र राज्य में बदल दिया। पूर्व में मोहम्मद खान बंगश, एक अन्य अफगानी साहसी, ने स्वयं को फर्रुखाबाद का शासक घोषित कर दिया और बाद में अपना साम्राज्य इलाहाबाद और बुंदेलखंड तक विस्तारित किया। तो बुंदेलखंड एक मतलब कैसे बुंदेलखंड एक अफगान राज्य के रूप में जो है काफ़ी सुदृढ़ हुआ और अफगानों के कंट्रोल में ये था। क्षेत्रीय राजतंत्रों की प्रक्रिया सीमाएं, तो ये हम दूसरे वीडियो में देखेंगे। ओके, थैंक यू।